नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज कट इनटू टू पार्ट्स x एंड y। तो हम कह देते हैं x एक की लेंथ है और दूसरे की लेंथ क्या है, y। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो x बाई ए और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो y बाई ए। अब इसे स्ट्रेच्ड किया गया ट्वाइस 2x। तो इसका जो हमें पता है वॉल्यूम कंजर्वेशन जब हम करेंगे a इंटू एक्स बराबर a डैश इंटू 2x, तो a डैश हो जाएगा a बाई 2, मतलब वॉल्यूम कंजर्वेशन में एरिया a बाई 2 हो जाएगा। तो इसका जो नया रेजिस्टेंस होगा r, दैट विल बी रो इंटू 2x डिवाइडेड बाई a बाई 2। मतलब वैसे तो हम सबको पता है कि ये ट्वाइस स्ट्रेच करने पर 4 टाइम्स हो जाएगा रो x बाई a, और इसका रेजिस्टेंस जो आर वाई वाला है दैट विल बी रो वाई अपॉन ए है। और अब क्वेश्चन में हमें एक बात गिवन है कि आफ्टर स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस x इज ट्वाइस ऑफ y, तो आर एक्स इज द ट्वाइस ऑफ y। तो आर एक्स को लिख देते हैं 4 रो एक्स डिवाइडेड बाई ए, और दिस विल बी ट्वाइस ऑफ आर वाई। आर वाई इज द रो वाई अपॉन ए, रो बाई ए कैंसिल हो गया और ये लेंथ का रेशो हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई आ गया यहाँ से, 2x इज इक्वल टू वाई। क्वेश्चन में पूछा है हमसे x अपॉन वाई की वैल्यू, x और y का रेशो, दिस विल बी 1/2, और 1/2 जो है वो सेकंड ऑप्शन में है। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन 5 kg एंड इंक्लाइन प्लेन। देखिए ये इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन में गिवन है। इक्विलिब्रियम का मतलब है, देखिए यहाँ से 3g का जो ये फोर्स होगा वो इस टेंशन के इक्वल होगा, और इधर जो 5g साइन थीटा कंपोनेंट होगा वो भी टेंशन के इक्वल होगा, क्योंकि रेस्ट पर है सब कुछ। इसका मतलब 3g 5 साइन थीटा के बराबर होगा, तो 3g इज इक्वल टू 5g साइन थीटा। तो यहाँ से हमें 3/5 साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और इसका मतलब थीटा की वैल्यू 37 डिग्री कह सकते हैं हम। अब हमें पूछा है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा ब्लॉक पर, और ये mg के इस कंपोनेंट 5g cos थीटा के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू होगी दिस विल बी इक्वल टू 5g cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 37 है। तो हम कह सकते हैं 5g इंटू 4/5, 5 कैंसिल्ड, सो आंसर विल बी 40 न्यूटन। सो 40 न्यूटन जो है वो इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जीना डायोड ऑफ जीनर वोल्टेज 8 वोल्ट इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, फाइंड वैल्यू ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस आर। मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर हमें इसका वैल्यू पूछा है मिनिमम। तो देखिए वो तभी होगा जब इसमें मैक्सिमम करंट जाए, और हम ये कह सकते हैं कि जब इसमें मैक्सिमम करंट जाए तो इसमें कोई करंट नहीं जाए, सारी करंट जो इसमें जाए, इसका मतलब लोड काफ़ी ज़्यादा हो, आर लोड ग्रेटर देन बहुत ज़्यादा होगा, तो उस केस में सारी करंट इसमें जाएगी, और यहाँ से जाने वाली जो करंट है ये मैक्सिमम करंट ही बन जाएगी। अब 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इसके पास होगा, और 12 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इसके पास हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस पर 12 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और करंट की जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस में भी 25 मिली एम्पियर ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि I इंटू आर मिनिमम, I max इंटू आर मिनिमम दैट विल बी इक्वल टू 12। सो वैल्यू ऑफ आर मिनिमम विल बी 12 अपॉन I max, 12 अपॉन I max, I max है 25 मिली एम्पियर, और इसको हम कह सकते हैं 12 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 25 ओम। अब ये 25 40 से कैंसिल हो जाएगा, और 12 4 जा 48, 480 ओम। 480 ओम जो है वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इस रेजिस्टेंस की। सो 480 ओम इज द करेक्ट आंसर, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्मोडायनेमिक्स से है, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस EFG। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, और यहाँ से हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन द एरिया ऑफ साइकिल हो जाएगा।
एरिया ऑफ साइकिल डायरेक्ट लिख सकते हैं पीवी ग्राफ में, तो दिस विल बी वर्क डन। वर्क डन को हम कह सकते हैं हाफ इनटू दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी 3 और दिस विल बी चेंज इन प्रेशर, और ये हो गया इनटू 300, तो ये हो गया 150, मतलब 450 जूल इज द करेक्ट आंसर, जो कि 4th ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट एंड डायमेंशन का दिख रहा है, मैच द कॉलम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, देखिए पावर की यूनिट होती है एनर्जी अपॉन टाइम से मिलेगी, और एनर्जी अपॉन टाइम होगा फोर्स, क्योंकि फोर्स के फॉर्म में लिखे हैं सारे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो न्यूटन मीटर अपॉन टाइम, न्यूटन मीटर अपॉन टाइम, न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड बन जाएगा, तो दिस विल बी न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इट विल बी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये तो मैं डायरेक्ट मिल गया, तो ये हो गया ये हो गया 4th ऑप्शन में, और स्ट्रेस हो गया है, स्ट्रेस विल बी इन दी 3rd ऑप्शन। ठीक है, और टॉर्क न्यूटन इंटू मीटर होता है, जो कि सेकंड में है। लेटेंट हीट जूल पर केजी में होती है, तो जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर, तो ये फर्स्ट में है। तो फर्स्ट ए का होगा 4, बी का होगा 3, ए का 4, बी का 3, सी का होगा 2 और डी का होगा 1, सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास 0.3 ग्राम dropped in a liquid of density 1.3 gram attains terminal velocity after some time if density of ball is 8 gram per cc, find viscous force on the ball। देखिए यहाँ विस्कोसिटी कोफिशिएंट वगैरह नहीं दिए, विस्कस फोर्स पूछा है, तो हम बॉल पर टर्मिनल वेलोसिटी पे बैलेंस कर लेते हैं। देखिए mg और f बायोन्सी ऊपर होंगे और f विस्कस भी ऊपर होगा, और बॉल टर्मिनल वेलोसिटी से जा रही है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, इसका एक्सेलरेशन क्या है 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो mg बराबर होगा वो f बायोन्सी प्लस f विस्कस के बराबर होगा, नेट फोर्स 0 है, तो f विस्कस की वैल्यू mg माइनस fb के बराबर होगी। अब इसे हम लिख सकते हैं mg इंटू 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट, और mg की जो वैल्यू है 0.3 ग्राम से आ जाएगी, 0.3 ग्राम, ग्राम 10⁻⁻³ और g की वैल्यू 10 और 1 माइनस रो लिक्विड क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1.3, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1.3 और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 8, ग्राम पर सीसी कैंसिल हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इट विल बी 0.3 इंटू 10⁻⁻² और 8 माइनस 1.3 6.7 डिवाइडेड बाई 8, और 6.7 डिवाइडेड बाई 8, ये जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें 25 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, 25 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। एग्जाम में बच्चों का यही आंसर आ रहा था, यही ऑप्शन था। यहाँ लिखा हुआ है 2.5 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, ये सेकंड यहाँ आंसर हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Next question, a beam of intensity 2i is passes through the polarizer which is parallel to each other if second polarizer is rotated by 30 degree। देखिए पहले पोलराइजर से जो इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाती है, तो ये 2i है, और यहाँ से हमें पता है कि किसी भी ओरिएंटेशन में रखने पर इंटेंसिटी i हो जाएगी, और सेकंड पोलराइजर पर हम मेलस लॉ यूज कर सकते हैं, और वो थोड़ा टिल्ट करके रखा हुआ है, ये उसकी पहले वाली एक्सेस है, और नई वाली एक्सेस इसके अकॉर्डिंग ये पोलराइजर इस तरह से 30 डिग्री टिल्ट करके रखा हुआ है। और इस केस में हमें मेलस नियम से पता है कि इंटेंसिटी जो होगी वो आई cos स्क्वायर थीटा के बराबर होगी, और इसको 30 डिग्री से ओरिएंटेड किया है एक्सेस को, तो आई cos स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, और cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर बनेगी, सो इट विल बी 3i/4, मतलब जो इंटेंसिटी है अब 3i/4 होगी, जो मुझे ऑप्शन 3rd में दिखाई दे रही है, 3rd इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A pendulum have time period 10 second when it is placed in water, time period becomes 5 root x. तो पेंडुलम का टाइम पीरियड 10 सेकेंड है, मतलब 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये 10 सेकेंड है। और आपको काय कि यदि इसे पानी में डाल देंगे तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जी इफेक्टिव बदल जाएगा, और दिस विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इंटू 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो बॉब वाला बन जाएगा, रो ऑब्जेक्ट। this will be t डैश या t लिक्विड टाइम पीरियड। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ g इंटू 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई g, और दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 10 बाई टी एल। तो g कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस रो एल बाई रो ओ, रो एल बाई रो रिलेटिव डेंसिटी हमें 5 दे रखी है, तो रो ऑब्जेक्ट रो बॉब बाई रो लिक्विड हमें दे रखी है 5, तो रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो जाएगी 1/5, मतलब मैं यहाँ 1/5 लिख सकता हूँ। 1/5 लिखेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 10 बाई टी इन लिक्विड, तो दिस विल बी अंडर रूट 4/5 मीन्स 2 रूट 5, दिस विल बी इक्वल टू 10 बाई टी एल। तो टाइम पीरियड लिक्विड में जो होगा वो हो जाएगा 5 रूट 5, लिक्विड के अंदर ये टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का। और हमें क्वेश्चन में कहा है कि इट बिकम्स 5 रूट एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 5 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ए बॉडी ऑफ मास m इज शिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस टू हाइट h इज इक्वल टू 3r। और फिर क्वेश्चन में पूछा फाइंड द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन द फील्ड ऑफ अर्थ। तो पोटेंशियल एनर्जी का गेन निकालना है, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो देखिए ये इनिशियल तो यहाँ पर है सरफेस पे, माइनस जी एम एम बाई आर हो जाएगी, और यहाँ एच हाइट की वैल्यू 3r है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल हो जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच की वैल्यू फिर से 3r है। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। u फाइनल को कह सकता हूँ माइनस जी एम एम बाई 4r, माइनस जी एम एम बाई 4r, u इनिशियल को कह देते हैं माइनस जी एम एम बाई r, तो ये हो जाएगा प्लस जी एम एम बाई r। सॉल्व कर देते हैं तो इट विल बी 3/4 जी एम एम बाई r। अब ये हो जाएगा 3/4 एम जी आर, जी एम को जी आर स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन 1 न्यूमेरिकल के फॉर्म में आया था, और एक स्टूडेंट मुझे डेटा बता रहा था, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में शायद ये कम्प्लीटली डेटा यहाँ अवेलेबल नहीं है, पर ये वहाँ न्यूमेरिकल के फॉर्म में आया था, ऐसा मुझे याद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 21. In an AC circuit having source peak voltage 100, if an element X is connected, peak current is 5 ampere with no phase difference. देखिए इसका मतलब तो हो गया रेजिस्टेंस, नो फेज डिफरेंस मीन्स रेजिस्टेंस बिटवीन वोल्टेज। तो देखिए पहले में तो एक्स तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया रेजिस्टेंस, और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज AC दे रखे हैं हमें 100, और ये है वी पीक मैक्स, और आई मैक्स भी हमें 5 एम्पियर दे रखी है। इससे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, प्योर आर रेजिस्टेंस, प्योर आर सर्किट है 100/5, सो 20 ओम। इन सच ए वे हमें आगे दिया है कि इफ़ एन एलिमेंट वाई इज कनेक्टेड, पीक करंट इज 5 एम्पियर। करंट लैगिंग, देखिए करंट लैग करती है इंडक्टर में, मतलब हम कह सकते हैं कि ये VL और ये I या VR और I, तो करंट जो लैग करती है वो प्योर इंडक्टर में करती है π/2 से। तो दूसरा जो Y एलिमेंट है, ये जो Y एलिमेंट है वो है Y एलिमेंट विल बी L, उसे भी निकाल सकते हैं Y एलिमेंट को निकाल सकते हैं L को XL से। तो ये है अगेन 100 वोल्ट, और करंट ऑफ पीक करंट जो हमें दिया है आई मैक्स अगेन 5, तो जो XL है उसकी वैल्यू फिर से होगी 100/5, पीक वोल्टेज बाई पीक करंट,
दिस विल बी ऑल्सो 20 ओम। तो एक्सएल भी और आर बी दोनों 20 ओम है। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि दोनों को सीरीज में लगा दीजिए, उसी सेम सोर्स से लगा दीजिए, दोनों को सीरीज में सेम सोर्स से लगा दीजिए। एक्स मीन्स आर और 20 ओम और एल एक्सएल ये भी 20 ओम। और अब उसी सेम सोर्स से हम लगा देते हैं जिसकी पीक वैल्यू अभी भी 100 वोल्ट लिखेंगे। और अब हमें क्वेश्चन में पूछा है IRMS करंट बताइए, फाइंड द RMS करंट इन द सर्किट। फाइंड द RMS करंट इन द सर्किट, तो हम पहले Imax कैलकुलेट कर लेते हैं। इस सर्किट का जो Z होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर मीन्स 20√2। तो सर्किट का Z होगा 20√2, तो Imax की जो वैल्यू होगी दैट विल बी Vmax बाई Z, और Vmax की वैल्यू 100 है और ये वैल्यू है 20√2। तो 100/20√2, 100/20√2 का मतलब 5/√2। ये तो बिल्कुल सीट में ही है हमारे यहाँ क्वेश्चन, 5/√2 और 5/√2। और आपसे कहा है पीक RMS वैल्यू, तो RMS वैल्यू जो होगी ये Imax बाई √2, तो 5/√2 डिवाइडेड बाई √2, तो ये होगा 5/2 एम्पियर। तो यहाँ जो करंट होगी वो 5/2 एम्पियर होगी, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two element A and B have decay constant 16 lambda and 25 lambda. Their initial amount is equal. After some time 1 by A lambda. The ratio of number of A and B is 1 is E power 1. Then the value of A is. तो ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। देखिए एक एलिमेंट A है, एक एलिमेंट B है, इसके भी इनिशियल नंबर N0 है। तो कुछ समय के बाद ये डिके होता है 16 लैम्डा से। 16 लैम्डा इसका डिके कांस्टेंट है और इसका जो नंबर है वो NA कह देते हैं। दिस विल बी N0 e की पावर -16 लैम्डा T हो जाएगा। और B भी है, उसका भी N0 से शुरू होता है, सेम नंबर है और उसका डिके कांस्टेंट है 25 लैम्डा। और सेम टाइम के बाद T टाइम के बाद इसके भी जो एक्टिव नंबर हैं वो N0 e की पावर -25 लैम्डा T हो जाएंगे। वो ये कह रहे हैं आफ्टर सम टाइम द रेशो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A एंड B इज E। तो जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई बचे उनका रेशो E हो जाएगा। सो इट विल बी NA/NB इज इक्वल टू E। तो NA को लिख देते हैं N0 e की पावर -16 लैम्डा T, इसे लिख देते हैं N0 e की पावर -25 लैम्डा T। दिस विल बी E पावर 1। N0 कैंसिल, E पावर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये होगा 9 लैम्डा T। 25 - 16 होगा 9 लैम्डा T बराबर E पावर 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 9 लैम्डा T की वैल्यू होगी 1, तो T की जो वैल्यू होगी 1/9 लैम्डा होगी। क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये A लैम्डा है, तो A की वैल्यू बताइए। तो यहाँ से हम कंपेयर करके बोल सकते हैं कि A की वैल्यू होगी 9। तो 9 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है टॉर्क का, फोर्स गिवन है, फोर्स वेक्टर हमें गिवन है 2I - 5J। ये सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा इसका डेटा में बच्चों को याद नहीं था। 2I - 5J - 6K है और एक्टिंग ऑन ए बॉडी फ्रॉम एट पॉइंट दिस, तो ये इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है F वेक्टर और इसके कोऑर्डिनेट है 1,1,0 और जो R ये जो रेफरेंस पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, दिस विल बी -101। तो हम कह सकते हैं जो R वेक्टर होगा दिस विल बी 1 -1 I कैप और +1 - 0 J कैप +0 - 1 K कैप। तो जो R वेक्टर होगा वो 2I कैप प्लस J कैप -K कैप होगा। और फोर्स है हमारे पास, तो हम टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए लिख सकते हैं R क्रॉस F। R क्रॉस F को लिख देते हैं IJK। R की वैल्यू है 2 1 -1 और फोर्स की वैल्यू हम सीधा लिख लेते हैं 2 -5 और -6। तो जो टॉर्क होगा दैट विल बी हमें मिलेगा, देखिए I कैप का जो फैक्टर होगा वो -6 - 5 -6 - 5
और जो जे कैप का फैक्टर होगा दैट विल बी -12 प्लस टू और जो के कैप का फैक्टर होगा दिस विल बी -10 -2। तो जो फाइनली बनेगा -11 आई कैप, दिस विल बी +10 जे कैप एंड -12 के कैप। क्या कोई इस तरह का आंसर है? -11 आई कैप +10 जे कैप -12 के कैप। यस, ये है फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।